हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, बल और गति वाला लेसन पढ़ लिया फिजिक्स में। अब उसके जो एमसीक्यूज करेंगे हल। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु स्थिर होती है ना, तब क्या कंडीशन रहती है, क्या उसके साथ होता है, वो स्थिर क्यों है, कहने का मतलब तो क्या उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ऐसे कह रहा है ये। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं है, है ना। कोई न कोई तो बल लग ही रहा होता है, इसलिए ये नहीं है जवाब। वस्तु पर लगने वाला बल उसे स्पर्श नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तभी वो स्थिर है। कोई भी वस्तु होती है, आप जानते हो, उसके ऊपर कई बल लगे रहते हैं, आपके ऊपर भी बल लग रहे हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड है, इसके ऊपर भी बल लग रहा है, और चलो और कोई बल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक बल तो आप जानते हो, जो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है ना, गुरुत्वीय बल, वो तो लगता ही है, सबको ही पता है। वो तो इस दीवार में हैंगर लग रहा है, इसे रुक रहा है, वहां से जरा सा हटते ही ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब बल तो लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रुका हुआ है। इसका मतलब इस पर जो बल है चारों तरफ से, क्या है, जितने भी बल लग रहे हैं ना, वो सब बैलेंस में है, इसलिए वो स्थिर है कोई भी चीज, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जड़त्व का नियम, जिसको गति का प्रथम नियम भी कहते हैं ना, वो किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने, है ना। ये आपको बताया था मैंने। इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में, जड़त्व के बारे में या जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। तो इसका जवाब ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि खिलाड़ी यानी कि एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले वो दौड़ कर आता है? लंबी कूद करनी है उसको, लॉन्ग जंप करना है, तो वो पीछे से दौड़ते हुए आता है, फिर लॉन्ग जंप करता है। तो ऐसा क्यों करता है? वो किस चीज का फायदा उठाना चाहता है? वो होता है, देखो, गति का जड़त्व, ठीक है। जड़त्व इनर्शिया में पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। एक तो विराम का जड़त्व, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है। एक होता है गति का जड़त्व, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगे। और एक होता है दिशा का, जिस दिशा में कोई वस्तु गतिशील है तो वो दिशा भी परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इस प्रकार से 3 प्रकार के जड़त्व थे, तो उसमें से कौन से जड़त्व का लाभ लेना चाहता है? वो गति का जड़त्व, क्योंकि वो गति करके आता है और जो ही वहां लाइन पे जंप करता है और फिर वो रुक जाता है, तो पीछे से दौड़ के आया था ना, गति करके आया था, तो वो उस वजह से यहाँ जंप करने के बाद अब आगे गति खुद नहीं कर रहा, लेकिन वो जो पीछे से गति करते हुए आया था वो अभी भी गति में रहना चाहता है और वो काफी दूर जाके गिरता है या कूदता है, और इसलिए लंबी कूद कर पाता है, इसलिए इसका बेनिफिट लेना चाहता है वो, ठीक है, न कि घर्षण बल का या बलागुण का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप एक पत्थर को ठोकर मारो, कोई भी अगर पत्थर को ठोकर मारता है तो पैर की चोट लगती है, ठीक है ना। या किसी बॉल को मारते हो तो बॉल तो चली जाती है आगे, लेकिन पत्थर को चोट मारोगे, ठोकर मारोगे तो पैर के चोट लग जाती है। उसका क्या कारण है? पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण बताओ कि क्या कारण से चोट लगती है? क्या जड़त्व के कारण, वेग के कारण, या प्रतिक्रिया के कारण? तो इसका जवाब है प्रतिक्रिया के कारण। अर्थात आपने क्या की, उस पत्थर पर क्रिया की, एक्शन किया, तो वो पत्थर भी आपको रिएक्ट करके, अर्थात आपके पैर के क्या करता है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन करता है, और उससे क्या लगती है, चोट लगती है पैर के, अर्थात प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है? न्यूटन का 3rd लॉ, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो प्रतिक्रिया के कारण चोट लगती है, ठीक है। जड़त्व के कारण तो क्या होता? जड़त्व के कारण तो ये होता कि वो पत्थर मान लो कि नहीं खिसकना चाहता है तो वो कुछ नहीं करता, खिसकता नहीं बस, लेकिन उसने आपके पैर को चोट मारी, या जिसने उसके ठोकर मारी थी ना, उसको चोट पहुंचा देता है। क्यों? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नेक्स्ट देखो, पेंडुलम घड़ी, जिस घड़ी में पेंडुलम होता है ना, तो वह तीव्र गति से कब चल सकती है ना। पेंडुलम वाली घड़ी की भी बात यह है कि वो मौसम के हिसाब से उसका पेंडुलम कब तेज कम धीमा हो जाता है ना, वो वाली बात है। तो देखो, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे घड़ी है और घड़ी में जो पेंडुलम लटका रहता है, तो ये जो दोनों तरफ से क्या करता है, ये दोलन गति करता है, ठीक है, आवर्त गति करता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि तीव्र गति से कब करेगा ये? तो सीधी सी बात है, देखो, ये जो इसका पेंडुलम है, जितना लंबा होता है ना, उतना ही धीमे क्या करेगा, वो चलेगा, और जितना छोटा होता है
उतना क्या करेगा, तेजी से चलेगा। इसलिए ये लंबा कब रहता है घड़ी में, किस कंडीशन में रहता है, गर्मियों के दिनों में, है ना, क्योंकि मेटल का बना है तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा जब बढ़ जाएगा तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाने से ये धीमा चलेगा। और ये कह रहा है कि तीव्र कब चलेगा, तो सीधी सी बात है, गर्मी में जब ये धीमा चलेगा तो फिर शीतकाल में ये वापस सिकुड़ जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई थोड़ी सी घट जाएगी, है ना। इतनी भी नहीं घटेगी जितना आप सोच रहे हो, हल्की सी घटेगी, लेकिन उसका भी फर्क पड़ेगा, है ना। जब ये घट जाएगी ना शीतकाल में तो फिर क्या होगी, तेज चलेगी। धीमी कब चलती है, जब ये पेंडुलम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। ये आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हो। एक धागे से पत्थर बांध लेना और इसको एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाके छोड़ना, तो जितना लंबा होगा वो धीमा चलेगा, और अगर उसकी लंबाई कम है, अगर उसको छोड़ते हो तो वो तेजी से मूव करेगा, तेजी से चलेगा। इसलिए इसका आंसर हुआ शीतकाल में। नेक्स्ट देखो, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है या बंदूक को झटका लगता है पीछे, क्यों, क्या रीजन है? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है यहाँ पे? नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो ये होता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा वही बनी रहती है, कभी नष्ट नहीं होती है, ना बनाई जाती है, केवल रूप चेंज करती है, इसलिए ऊर्जा वाला मामला नहीं है। तो गैसों के द्वारा पीछे की ओर दिया गया प्रमोद, है ना, कि गैसों के द्वारा पीछे की ओर दिया गया प्रमोद, ये भी नहीं है, क्योंकि क्या हो रही है, गोली आगे जा रही है, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है, गोली ने आगे एक्शन किया तो बंदूक पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, और पीछे की तरफ उसको झटका लगेगा, इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखो, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। मैंने बताया था कि जैसे किसी वस्तु को खींचने की कोशिश करते हैं या सरकाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई टेबल है, आप उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको पकड़कर खींचने की कोशिश करते हो, इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो इस टेबल को खिसकाने नहीं देता या खिसकाना देना नहीं चाहता, उसी को घर्षण बल कहते हैं। तो याद रखो, कोई भी बॉक्स है, अगर आप इसको खींच रहे हो इधर, तो जस्ट इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, एक बल लगता है जो इसको खिसकाने नहीं देता, उसी को कहते हैं घर्षण बल। तो समझ में आ गई होगी कि घर्षण बल किस दिशा में काम करता है, जिस दिशा में बल लगाया गया उसकी विपरीत दिशा में, तो क्या हुआ, विपरीत दिशा में काम करता है, बल की दिशा में नहीं करता। बल की दिशा तो ये है, और घर्षण लगता है उसके विपरीत, अर्थात विरोध करता है उस वस्तु को खिसकाने में। एक बार जब वो खिसकना शुरू हो जाती है तब भी बल लगता है, लेकिन वो घर्षण बल लगता है लेकिन कम लगता है। स्टार्टिंग में जब खींचेंगे तो ज्यादा लगेगा, जब एक बार ये सरकने लग जाएगी तब भी विपरीत दिशा में ही लगेगा, लेकिन कम हो जाएगा, इतना मान नहीं रहेगा जो पहले दिखा रहा था अपना असर, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में किसी भी चीज को खिसकाना मुश्किल होता है, एक बार खिसक गई तो फिर थोड़ा सा पहले से आसान हो जाता है, इसलिए इसका जवाब क्या है, विपरीत दिशा में लगता है, न कि वस्तु के ऊपरी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही वह दूर चली जाती है और पत्थर को किक लगाते हैं, चोट मारते हैं तो वह हिलता भी नहीं है। भारी पत्थर की बात हो रही है, छोटा मोटा पत्थर तो आप मारोगे तो क्यों नहीं हिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, क्या फुटबॉल का जड़त्व ज्यादा है? नहीं। फुटबॉल का जड़त्व कम है? हाँ कम है। लेकिन पत्थर का जड़त्व ज्यादा है? हाँ ये भी बात सही है। तो बी और सी, इसका मतलब कौन सा आंसर है, डी आंसर है इसका, बी और सी। तो यहाँ पे फुटबॉल का जड़त्व कम बताया था। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, समझाया था मैंने, द्रव्यमान पे। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। जड़त्व मतलब बताया था, सीधी सीधी भाषा में देखे तो आलस। तो फुटबॉल को आप किक मारोगे तो वो इतना आलस नहीं करेगी क्योंकि वो हल्की है, आपने किक मारी वो चल देगी। और भारी पत्थर को आपने किक मारी, चोट मारी, वो नहीं हिलेगा क्योंकि वो ज्यादा आलसी है, अर्थात ज्यादा जड़त्व है उसमें, क्योंकि उसका क्या, द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। नेक्स्ट देखो, एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, ये जैसे मान लो ये बक्सा है और ये पर्स क्या है, थोड़ा खुरदरा है। इस खुरदरे पर्स पे इसको खिसकाना चाहे, खींचना चाहे और खिसकाना चाहे खींच कर खिसकाओ या धक्का देके खिसकाओ, खिसकाना है। तो कब खिसकेगा ये, जब धकेलने वाला जो बल है वो घर्षण बल से कम हो, नहीं। जब धकेलने वाला बल घर्षण बल से जितना ही हो, नहीं, तब भी नहीं खिसकेगा। अगर जितना ही है तो वो नहीं खिसक पाएगा। लेकिन जब धकेलने वाला या खींचने वाला जो बल है वो घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा ना,
तब ये खिसक जाएगा। सिंपल सी बात है। आप इसको धकेल रहे हो तो घर्षण बल किधर लगेगा, आप इधर धकेल रहे हो तो आप बल इधर लगा रहे हो तो घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो इधर लगेगा। तो ये कम पड़े और वो ज्यादा हो तब खिसक जाएगा, ठीक है। अर्थात घर्षण बल से ज्यादा बल आपको लगाना पड़ेगा तब वो खिसकेगा। नेक्स्ट देखो, किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है? इन क्रियाओं में से कौन सी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है? अर्थात बल परिभाषित हुआ है या बल की परिभाषा निकल कर आती है, अवधारणा निकल कर आती है। किससे? किसी चीज को खींचने से, बिल्कुल। धकेलने से, बिल्कुल, क्योंकि यहां भी बल लग रहा है, यहां भी बल लगा रहे हैं। और ठोकर लगाना, ये भी एक बल है ना, ठोकर लगाना भी बल ही है। इस तीनों में ही है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। इसलिए इसका आंसर हुआ डी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 1 न्यूटन डाइन में किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन या 10 की पावर 7 डाइन या 10 की पावर 3 डाइन? बताओ इनमें से, या इनमें से कोई नहीं? बताया था मैंने कि 1 न्यूटन क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर हुआ 1, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में मान है इसका। अब देखो आगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है ना, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कहो, या केजी मीटर सेकंड पावर माइनस की लगा दो, दो एक ही बात है। तो ये किसका मात्रक है? याद करो, देखे, यह है बल का मात्रक, ठीक है ना, क्योंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma, और m का द्रव्यमान सब जानते हैं, m मतलब o, द्रव्यमान क्या मतलब इसका मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, और ये क्या? त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए इन दोनों को मिला दो, गुणा कर दो, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसका मात्रक हुआ? ये बल का, फोर्स का। और इसी को, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए न्यूटन भी इसका मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा कि ये किसका मात्रक है, तो ये बल का मात्रक है। नेक्स्ट, फिर देखो, चलती बस में कोई यात्री उतर जाता है, बस चल रही है धीरे धीरे मान लो, और कोई यात्री उतर गया तो वह गिर जाएगा। वह यात्री के, जैसे मान लो बस इधर चल रही है तो वह यात्री कैसे गिरेगा, ऐसे पूछ रहा है कि बस की दिशा में, जैसे ये बस आगे बढ़ रही है तो देखो बस की दिशा में ही गिर जाएगा। ये देखो दिख रहा है कुछ, तो बस की दिशा में ही गिर जाएगा, या बस के पीछे की तरफ गिरेगा, या बस के दरवाजे के विपरीत, जैसे दरवाजा इधर है तो इसके विपरीत गिरेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये बताना आपको, थोड़ा समझना है कि जैसे ये आपको पेन दिख रहा होगा तो देखो ऐसे बस चल रही है और आदमी उतर गया, तो देखो ध्यान से, बस गतिशील है इस दिशा में, तो वह आदमी भी, उसके अंदर जो था व्यक्ति, ये भी गतिशील था इसी दिशा में। अब ये उतर गया तो इसके तो पैर तो हो जाएंगे जमीन से टच, लेकिन ऊपरी बॉडी अभी भी बस की दिशा में ही गति करना चाहती है, गतिशील रहना चाहती है। किस वजह से? गति की जड़त्व से। तो जैसे ही टच करता है, पैर तो टच हो जाएंगे, जो भूमि के साथ, पृथ्वी के साथ टच होते ही क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। लेकिन उसका शरीर अभी भी गतिशील रहना चाहता है और वो बस की तरफ, यानी कि जिस दिशा में बस बढ़ रही है ना, उसी दिशा में गिर जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ? बस की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग या चाल और समय, वेग चाल दोनों में से कोई सी भी हो, और समय, इनके बीच में ग्राफ जो होता है ना, इसका ग्राफ का क्षेत्रफल वो क्या दर्शाता है? देखो, यदि वेग और समय के बीच में ग्राफ होगा ना तो वह विस्थापन को दर्शाएगा, और यदि चाल और समय के बीच में है तो वो दूरी को दर्शाएगा। इसलिए दूरी या विस्थापन, अर्थात सी इसका आंसर है। क्यों? ये एक चीज याद रखो, इनमें क्या संबंध है वो उसको दर्शाएगा। जैसे ये वेग है और ये समय है, और यहाँ पे क्या है? वेग। तो जैसे मान लो कोई ये ग्राफ है, तो इसमें जो ये क्षेत्रफल बन रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, तो क्या दर्शाएगा? तो याद रखो, क्षेत्रफल दर्शाएगा वो क्या? आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। तो देखो ये कह रहा है चाल और समय के बीच में, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों में जो ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको दिखाएगा? दूरी को। यदि चाल की जगह क्या हो? वेग, तो क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो अब की बार समय और वेग के बीच का जो ग्राफ है वो क्या दिखाएगा? दर्शाएगा विस्थापन, ठीक है। इसलिए यहां अगर चाल है तो दूरी आएगा, और यदि वेग और समय है तो विस्थापन आएगा। ये आप देख लेना, ठीक है।
इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखो, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है? देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? ये है वेग। अब की बार इधर वही उसकी तरह ये वेग है और ये समय है, लेकिन अब की बार क्षेत्रफल नहीं है, तो क्या है? वेग और समय, इसकी जो ग्राफ है उसका ढाल, न कि ग्राफ, यानी कि ढलान। देखो जैसे ये ढलान, ये ढलान, ये ढलान, ढाल मतलब। तो ये जो ढाल है ना कि कितना ढलान है, तो ये किसको दर्शाता है? त्वरण को। किसको दर्शाता है? ये त्वरण को दर्शाता है। जितना ढलान कम होगा त्वरण कम, जितना ढलान ज्यादा होगा त्वरण ज्यादा। नेक्स्ट देखो, त्वरण एक राशि है। कैसी राशि है त्वरण? क्या ये सदिश राशि है, या ये अदिश राशि है, या प्रदेश राशि है? ठीक है, आपको पता है, पढ़ा है आपने कि जो a है वो v/t होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, तो ये भी क्या हुई? ये वेग भी एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के ऊपर ये ऐसे वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो कैसी राशि है ये? सदिश। दिशा का होना जरूरी है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की बात करता है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि त्वरण की वजह से वेग में परिवर्तन कह दो, है ना। और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि त्वरण होता है। ठीक है ना, तो फिर वेग के साथ संबंध है इसका, तो वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश राशि है। तो इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब ए। नेक्स्ट देखो, चाल को मापने वाला यंत्र। चाल यानी कि स्पीड, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चाल को? स्पीड। तो स्पीड को मापने वाला यंत्र क्या है? आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, उसके अंदर क्या रहता है? स्पीडोमीटर लगा रहता है। नाम से पता चल रहा है स्पीड को मापने वाला स्पीडोमीटर। तो चाल को मापने वाला यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। आप जो सुई देखते हो ना कि यहाँ से इतनी 40, अब 40 की स्पीड, अब 60 की, अब 80, 100, 200 जो भी है, तो ये जो सुई चलती है इधर से इधर, ये क्या है? यही स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर में क्या नजर आती है आपको? चाल। नेक्स्ट देखो, त्रिविमीय गति, 3D मोशन, मतलब उसका उदाहरण बताओ। त्रिविमीय गति मैंने बताया भी था। एक विमीय गति क्या होती है? एक ही विमा में, मतलब सीधी सरल रेखा में गति करना, एक विमीय गति। और द्विविमीय गति, दो विमाओं में गति करना, यानी कि किसी तल पे धरातल पे चलना, जैसे कि चींटी चलती है। ठीक है, वो द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति जो तीनों विमाओं में चल सके, है ना, एक्स वाई जेड ऐसे, तो वो कौन? न तो ट्रेन सीधी रेखा में चलती है तो एक विमीय, चींटी दो विमाओं में चलती है, कभी इधर तो द्विविमीय, और सांप भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो द्विविमीय गति। और मक्खी इधर उधर चल सकती है, उड़ सकती है, और उड़ने में भी, यहाँ पे भी हवा में भी, मतलब तीनों विमाओं में चल सकती है, चलती है। इसलिए इसकी गति किसकी गति है? त्रिविमीय, डी, मक्खी की। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक पीछे पढ़ाया था, बताया था, पास्कल होता है। ठीक है ना, वैसे ये भी मात्रक ही है, लेकिन एसआई मात्रक कौन सा है? पास्कल। वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है पास्कल। जैसे न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है, ऐसे ही पास्कल है इसका मात्रक, ऐसे ही मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, अगला क्वेश्चन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? देखो पहले तो मैं बता दूं, मीटर जो है दूरी का मात्रक होता है, सिंपल सी बात है। अगर मीटर से कोई छोटी चीज होती है तो उसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे करते हैं, और यदि मीटर से कोई बड़ा मात्रक है, बड़ी आगे चलते हैं तो वो किलोमीटर, और आगे चले तो मेगामीटर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आती है। लेकिन ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष होता है कि निर्वात में प्रकाश जो है एक वर्ष में कितना चल लेता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है एक वर्ष में कितना चल पाता है, एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है, वह दूरी ही क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। और आप जानते हो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर वह प्रकाश। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि एक वर्ष में, यानी कि लगभग 15 खरब किलोमीटर। ठीक है ना, तो यह हुई प्रकाश। लेकिन ये भी छोटी इकाई है, इससे भी बड़ी इकाई है पार्सेक। ठीक है ना, इससे भी 3 गुना से भी ज्यादा, इसलिए सबसे बड़ा मात्रक क्या हुआ? पार्सेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल राशि, फंडामेंटल, है ना, जो राशि है वो कौन सी है? मतलब बताया था मैंने 7 मूल मात्रक बताए थे ना, वो 7 मूल राशियों की 7 मूल मात्रक। तो जो 7 मूल राशियां थी ना,
उनमें से, तो इनमें से पहचानो कि कौन सी राशि है जो उन 7 राशियों में से थी। देखो क्या वेग था वहां पे? नहीं, बल भी नहीं था। द्रव्यमान, तो क्या है? द्रव्यमान। 7 राशियों में से द्रव्यमान। ठीक है, ये तो डेराइव्ड राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं जो कि इनसे ही बनती है। जैसे कि बल, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बल है तो बल क्या होता है? F बराबर ma होता है। और पता ही है m क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान मूल राशि है, तो ये द्रव्यमान से बनी हुई है मूल राशि। और ये क्या है? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे समय। तो ये भी मूल मात्रा, मूल राशि, और ये भी मूल राशि टाइम, लेकिन अभी भी वेग क्या है? मूल राशि नहीं है। तो फिर वेग को भी तोड़ो। वेग भी क्या होता है? यानी कि 4 या वेग का हो तो वो होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? दूरी और फिर बटे समय। तो समय तो मैंने बता ही दिया, और दूरी क्या है? ये भी मूल मात्रक है। तो ऐसे इसको तोड़ते जाएंगे ना, तो ये देखो, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक। तो ऐसे ये मूल मात्रकों से ही मिलकर बनी होती है ना जो राशियां, वो कहलाती है डेराइव्ड, ठीक है ना, राशियां। इस प्रकार से व्युत्पन्न राशि है बल, न कि मूल राशि। जो मूल से ही बनी होती है वो व्युत्पन्न, डेराइव्ड, और जो मूल ही अपने आप में हो, जो 7 राशियों में आती है, वो मूल राशि। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की जानकारी देता है? बल की जानकारी कहो या बल की परिभाषा कहो, वो कौन सा नियम देता है? प्रथम नियम। प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकल कर आती है। कैसे? कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। तो एक स्थिर वस्तु को हिलाने वाला, डुलाने वाला, इसको खिसकाने वाला कौन आया? बल। तो बल यहीं से इसकी व्युत्पत्ति हुई, मतलब बल की परिभाषा यहीं से निकली है। तो प्रथम नियम देता है, कहने का मतलब है ना, बल की जानकारी। और द्वितीय नियम उसका सूत्र देता है, ठीक है। और तृतीय नियम उसकी प्रकृति बताता है बल की। नेक्स्ट देखो, संवेग को अगर दुगना करने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले तो देखो, संवेग क्या होता है? समझो, P बराबर होता है mv, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल ही संवेग होता है। और गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है? हाफ mv²। तो इसमें भी संबंध देखो पहले, क्योंकि क्या कह रहा है ये? संवेग को दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी कोई 2 राशियों में पूछा जाए ना कि इसमें परिवर्तन करे तो इसमें क्या होगा, उसके लिए एक ही चीज याद रखो, उन दोनों में संबंध निकाल लो पहले कि क्या संबंध है, ठीक है। जैसे कोई 2 आदमी है, 2 लोग हैं आपके सामने, उनमें क्या संबंध है वो आपको पता करना है कि ये इसका क्या लगता है। ऐसे ही अगर इन दोनों में फर्क पड़ रहा है तो इन दोनों में क्या संबंध है वो निकालो। तो देखो, K बराबर बताया था मैंने, तो यहाँ पे देखो mv बराबर P होता है। तो यहाँ पे m और एक v है ना, लेकिन एक v बच गया, तो या तो एक v को कैंसिल कर दो या फिर एक m और ले आओ। तो देखो ध्यान से, हाफ का तो हाफ यहाँ रहने दो, एक m एक ही रह गया, तो एक m और लाने के लिए देखो, यहाँ तो m है और v² तो है, यहाँ पे एक m और बढ़ाने के लिए एक m ऊपर और एक m नीचे आप रख सकते हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ध्यान से, अब सूत्र में अभी तक कोई फर्क नहीं है, हाफ तो का हाफ है, m से m कट जाएगा तो mv² ही है। इसलिए ये क्यों किया है? ताकि m इंटू एम m² हो जाए। तो अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू एम m² और v², और नीचे देखो एक तो है ही बटे 2m, तो नीचे कर दो 2m। तो ये बन गया सूत्र, अर्थात K बराबर ये अपन ने बना लिया। इसको देखो ध्यान से तो ये काइनेटिक एनर्जी, और m² इंटू v²। तो देखो ध्यान से, mv बराबर क्या होता है? P। तो mv बराबर P, तो m² v², तो P इंटू P, अर्थात इसको कह सकते हैं कि K बराबर P² अपॉन 2m। तो क्या निकल कर आया कि K बराबर P² अपॉन 2m। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, अब ये संबंध निकल गया, K में और P में ये संबंध है। अब ये इसे कह रहा है कि संवेग को यदि दोगुना कर दें तो फिर गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो गतिज ऊर्जा है जो है, लेकिन अगर यहाँ पे P, अभी मान लो P बराबर 1 है, तो देखो ध्यान से, P बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2m, यही क्या है? K। अभी तो ये K है, लेकिन ये कह रहा है कि इसको दुगुना कर दे दो, तो यहाँ पे अभी 1 की जगह क्या कर दो? उसका दुगुना कर दो, 2 रख दो। मतलब 1 का दुगुना क्या होता है? 1 इंटू 2 यानी कि 2, तो अब यहाँ क्या रख दो? 2।
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अब क्या हो जाएगा ये देखो ध्यान से, अब हो जाएगा 4/2m और k। पहले का k ये है, अब का k ये है। तो ध्यान से देखो 1/2m तो इसमें भी है। तो अब क्या फर्क आया, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4, और कहीं परिवर्तन नहीं है ना। तो क्या हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी पहले के बजाय क्या हो गई 4 गुना हो गई। तो क्या समझ में आई कि अगर समवेग को दुगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 4 गुना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समवेग में इसमें क्या संबंध है स्क्वायर का। जैसे ही समवेग को जो भी करोगे, जितना भी गुणा करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 गुना किया तो 4 गुना, और अगर 3 गुना किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 गुना बढ़ जाएगी। यदि समवेग को 3 गुना करेंगे ना आपकी बार, तो फिर कितने गुना हो जाएगी 9 गुना, और यदि इसको 4 गुना करेंगे तो 16 गुना बढ़ जाएगी। समझ आ गई होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की गति है। जैसे ये पृथ्वी है और इसमें चंद्रमा चारों ओर मान लो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये किस प्रकार की गति है। क्या ये गति त्वरित है या अत्वरित है, या समान वेग से चल रहा है। भले समान वेग से चल रहे होंगे चंद्रमा, लेकिन ध्यान दो पीछे बताया था मैंने, त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब या तो वेग में परिवर्तन हो जाए, और वेग में परिवर्तन 2 तरीके से होता है, या तो उसके मान में परिवर्तन हो जाए या उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ मान में भले परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार दिशा बदल रही है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वैसे वैसे लगातार दिशा बदल रही है। जब दिशा बदल रही है इसका मतलब वेग बदल रहा है, और जब वेग बदल रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह गति त्वरित है, ठीक है ना। इसलिए चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की गति है, त्वरित है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन लेंगे और 25 क्वेश्चन बाद में लेंगे, है ना। आजकल पेशेंस का जमाना कहाँ है ना। यदि एक साथ 100 क्वेश्चन इसी में डाल दें तो बोर हो जाएंगे कि कौन पढ़ेगा 100 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो मान लो कोई देखता है हाँ 25 क्वेश्चन है तो पढ़ सकते हैं जल्दी से। फिर बाद में इसका पार्ट, सेकेंड पार्ट 25 उसमें कराएंगे, फिर थर्ड पार्ट 25 उसमें करा देंगे, है ना। तो ये 25 क्वेश्चन आज करा देते हैं। तो क्या हम रात को बिस्तर पर सोते समय गति में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। मान लो हम सो रहे हैं और सोते हुए बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, कोई हलचल नहीं हो रही कि आपकी चारपाई को कोई हवा इधर उधर हिला रही है ना, कि बेड अभी यहाँ था थोड़ी देर बाद में खिसक के उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, शांति से आप सो रहे हो। तो बताओ क्या आप गति में हो। तो जवाब में अलग अलग है, नहीं है, पता ही नहीं है हमें, या फिर हाँ। तो इसका जवाब है ए एंड सी, अर्थात नहीं भी है और है भी। ऐसा कैसा जवाब हुआ कि हाँ है और नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है, आइंस्टीन ने बताया था सापेक्षता का सिद्धांत। गति जो है एक सापेक्षिक है, अर्थात डिपेंड करती है किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव है, मतलब तो आप सो रहे हो तो कमरे में कोई बैठा हुआ है या कमरे के कोई बाहर भी है या पड़ोसियों का मकान है, उनके हिसाब से तो आप स्थिर हो, गति नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आसपास की बात करो तो आप स्थिर ही हो। अब बात करो आप पृथ्वी पे हो, अब पृथ्वी से बाहर कोई है, मान लो चंद्रमा पे है या कोई बैठा है, और चंद्रमा पे बैठा हुआ आपको देख रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या आप स्थिर हो? नहीं, आप पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हो, सूर्य के चक्कर लगा रहे हो, घूम रहे हो, और साथ में ऐसे घूर्णन भी कर रहे हो। तो डिपेंड करता है किसके सापेक्ष। यदि बाहर से किसी पिंड के सापेक्ष देखें तो आप गति में हो, और यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके कमरे में ही किसी के सापेक्ष देखें तो आप क्या हो, स्थिर हो। तो दोनों चीजें होती है, वो डिपेंड करता है कि किसके सापेक्ष बात की जा रही है ना। तो आप एक तरह से गति में हो भी और नहीं भी हो, दोनों चीज होती है, अर्थात इसका आंसर है डी, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा वीडियो? और अच्छा लगता है ना तो इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। थैंक यू।